हमारे गांव के मून केक दूध से बनाए जाते हैं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी गांव में एक भी दूध देने वाली गाय नहीं देखी, नहीं कभी सुना कि किसी के घर में गाय पाली जाती हो। फिर भी हर बार जब मेरे माँ बाप मून केक बनाकर लौटे थे, उनके शरीर पर थोड़ा बहुत दूध लगा होता था और उससे एक बहुत ही तीखी अजीब सी बदबू आती थी। वो गंध मेरे बचपन का एक डरावना साया बन गई थी। लेकिन मेरी शादी के दूसरे ही दिन माँ बाप बेसब्री से मुझे ढूंढते हुए आ गए। अगले महीने शरद पूर्णिमा है, अब तुम शादीशुदा हो गई, तुम्हें इस साल मून केक वर्कशॉप में काम करने की योग्यता मिल गई है। हमारे गाँव के मलाई वाले मून केक दूर दूर तक मशहूर है, नरम, चिपचिपे, स्वादिष्ट और उनमें दूध की खुशबू इतनी होती है कि एक ही कौर में इंसान का दिल मोहित हो जाए। हर बार जब वे ओवन से निकलते हैं, पूरा गांव दूध की खुशबू से भर जाता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डिब्बा बनता है। उत्पादन बहुत कम होता है और इसी वजह से गांव वाले खूब पैसा कमाते हैं, क्योंकि एक मून केक की कीमत हजारों में होती है। आखिरकार मिल ही गया। इस मून केक के लिए मैं 800 किलोमीटर चला। सर, आपने जो मलाई वाला मून केक बुक किया था, इसकी असली कदर वही जानता है जो इसे समझता है। वाह, कितना असरदार है। पहले मैं थकान से बेहाल रहता था, अब पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। ये अजीब है, गांव में कोई गाय नहीं पालता, तो ये मलाई आती कहां से है? और ये सिर्फ मर्दों को ही बेचा जाता है और कीमत भी इतनी ज्यादा है। और बचपन में भी जब माँ बाप वर्कशॉप से लौटे थे, तो उनके शरीर पर दूध के दाग लगे होते थे और वो तीखी गंध देर तक बनी रहती थी। पापा, माँ, आप लोगों से इतनी तेज दूध की बदबू क्यों आ रही है? क्या बकवास कर रही है? ये तो लक्ष्मी माता का प्रसाद है, इसे गंदा कहने की हिम्मत मत करना। कितना घिनौना है। मैंने सोचा अब कुछ नहीं कहूंगी वरना डांट पड़ेगी। अच्छी बात ये थी कि गांव में एक नियम था, सिर्फ शादीशुदा औरतें ही कारखाने में मून केक बना सकी हैं, इसलिए मुझे उस गंध को सहना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा पति था गांव के दक्षिण हिस्से का रामू, गांव का सबसे ताकतवर जवान। शादी से पहले मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, वो भी दहेज की बात करते समय। मैं चाहती थी कि अच्छे से सोच समझकर शादी करूं। आखिर ये जिंदगी का बड़ा फैसला था, लेकिन मेरे माँ बाप ने जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी और मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। रामू इतना अच्छा लड़का है, तुझे क्या परेशानी है? रिश्ता करवाने वाली कमला चाची ने भी समझाया, प्यार तो शादी के बाद पैदा होता है, शादी के बाद सब एक जैसा ही होता है। वे सब मुझे जल्दी शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा भाई भी था और मेरी शादी में मिला दहेज असल में उसे भविष्य की शादी के लिए था। वैसे भी रामू की हालत अच्छी थी और वो मेरे लिए ठीक ही था। हालांकि मेरे माँ बाप बेटा बेटी में फर्क करते थे, लेकिन शादी में उन्होंने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा नाराज नहीं हुई और शादी के बाद पराया धन बन गई। खुशकिस्मती से मैंने गलत इंसान से शादी नहीं की। रामू बाहर से सख्त था, लेकिन मेरे साथ बहुत नरम और प्यार से पेश आता था। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन सुबह सुबह दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। हम दोनों घबरा कर उठे। जैसे ही दरवाजा खोला, माँ बाप की पहली बात सुनकर मैं चुप रह गई। अगले महीने शरद पूर्णिमा है, तुम शादीशुदा हो गई हो, अब तुम्हें कारखाने में काम करना होगा। मुझे ये बात बिल्कुल बेतुकी लगी। अभी तो मेरी शादी हुई है, इतनी जल्दी काम पर कैसे भेज सकते हैं? मैंने अपनी नाराजगी छुपाते हुए उन्हें पानी दिया। पापा, माँ, अभी मेरी शादी हुई है, थोड़ा समय बाद बात करेंगे और जरूरी नहीं कि मैं कारखाने जाऊँ, तुम्हें जाना ही होगा और रामू भी तुम्हारे साथ जाएगा। गाँव के कुछ मर्द बिना शादी के भी कारखाने जाते थे, लेकिन रामू के माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसे कभी किसी ने नहीं भेजा। अब वे लोग उसे भी मजबूर कर रहे थे। मैंने विरोध करने के लिए भौहें सिकोड़ ली, लेकिन तभी रामू ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। मैं और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया है, अब तुम्हें हमें लौटाना होगा। कोई बहस नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। मैं रामू की बाहों में थी और अपने माँ बाप को देख रही थी, जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे दिल में बस उदासी भर गई। आखिरकार मैं और रामू कारखाने पहुंच ही गए। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मुझे उल्टी आने लगी। मैंने नाक ढक ली और वहाँ से भाग जाना चाहती थी। रामू को मुझ पर तरस आया, वो मेरी पीठ थपथपाने लगा। चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर लूंगा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी कि कारखाने की शांति दीदी बाहर आ गई। वो लगभग 40 साल की थी, लेकिन अब भी बहुत आकर्षक थी। उसका शरीर सुडौल और प्रभावशाली था। रामू ने उसे एक नजर देखा और तुरंत शर्मा गया। मैं अब एक शादीशुदा औरत थी। मैंने एक नजर में ही उसकी सोच समझी। मैंने उसे घूरा और उसका ध्यान हटाने के लिए हाथ आगे कर दिया। शांति दीदी ने समझ लिया कि हम काम करने आए। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर संतोष से सिर हिलाया, अंदर आओ। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे फिर से उल्टी आने लगी। शांति दीदी ने भौहें सिकोड़ ली। क्या हुआ तुम्हें? दीदी, इस दूध की गंध से मुझे घिन आ रही है। शांति दीदी ने ये सुनकर नाखुशी दिखाई, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान से देखने लगी। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वो किसी सामान की कीमत आंक रही हो। ठीक है, तुम अभी बाहर वाले कमरे में पैकिंग का काम करो, जब आदत हो जाए तब अंदर का असली काम करना। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। पैकिंग करना सीधे कच्चे माल को छूने से तो बेहतर ही था। रामू को शांति दीदी सीधे अंदर वाले कमरे में ले गई। मून केक के कारखाने में हर वक्त संगीत बजा रहता था, लेकिन मैं अभी भी उस माहौल की आदत नहीं डाल पा रही थी। मैं हमेशा बाहर ही पैकिंग का काम करती रही, लेकिन रामू बदलने लगा था। वो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसा हो गया था। हर दिन वापस आता तो उसके शरीर पर दूध के दाग होते और पूरा शरीर उसी तेज सड़ी हुई दूध की गंध से भरा होता। अरे तुम जल्दी जाकर नहा लो ना, मुझे ये बदबू बिल्कुल सहन नहीं हो रही। सच में ये कैसी अजीब बदबू है, इतनी अच्छी चीज को भी खराब कर देती है। वो झुंझलाकर आंगन में नहाने चला गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आया। मुझे शक हुआ। मैंने खिड़की से झांकर देखा और जो देखा उससे मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। रामू नशे में डूबा हुआ सा खड़ा था। उसकी बाहों पर दूध के दाग लगे थे और वो उन्हें ऐसे छू रहा था जैसे उसमें डूब गया। उसका वो रूप धीरे धीरे मेरे पिता और उन आदमियों जैसा लगने लगा जो मून केक खरीदे थे। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद हम दोनों अजनबी जैसे हो गए, कहीं से भी नए शादीशुदा जोड़े जैसे नहीं लगते थे। वो मेरे प्रति दिन ब दिन ठंडा होता गया, लेकिन उस दूध की बदबू का जैसे आदी हो गया था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों बदल गया। उन नरम सफेद मून केक को देखते हुए मुझे चिढ़ होने लगी। मन करता था कि उन्हें उठाकर फेंक दूं। बहुत देर तक सोचने के बाद मैं चुपके से कारखाने के पीछे वाले हिस्से में गई और एक खिड़की के पास जाकर झांका। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हाथ पांव बर्फ जैसे ठंडे हो गए। फिर एक नाकाम नमूना। लगा है अभी फॉर्मूला ठीक करना पड़ेगा। मुझे चक्कर आने लगे, लगभग गिर ही गई थी। तभी मेरे पीछे कदमों की आहट आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं धीरे धीरे मुड़ी। शांति दीदी मेरे पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मुझे एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। वो मेरे सामने बैठ गई, चेहरे पर वही सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान। अब जब तुमने सब देख ही लिया है तो छुपाने का कोई मतलब नहीं है। तुम जानती हो हमारे मून केक कितने मशहूर क्यों हैं? मैंने सिर हिला दिया। डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ये इंसान को हमेशा जवान रखते हैं और हर बीमारी से बचाते हैं और ये असर सिर्फ मर्दों पर होता है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे मून केक में हम एक खास चीज मिलाते हैं। मुझे अचानक वो डरावनी ग्रे रंग की चीज याद आ गई और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो क्या वो राक्षस हैं क्या? शांति दीदी मुस्कुराई। तुम जानती हो हमारे गांव की औरतें बहुत कम बच्चे क्यों पैदा करती हैं? क्योंकि हम सब एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। कैसा मकसद? वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली। हम उसे वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो असफल नमूने, ये बस उस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब वो असली रूप में जन्म लेगी, तब हम सबको वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। इतना कहकर वो हंसे हुए चली गई और मुझे एक अंधेरे गीले तहखाने में बंद कर दिया गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। फिर दरवाजा खुला। रामू अंदर आया। तुम ठीक हो? लेकिन उसके लहजे में जरा भी चिंता नहीं थी। मैंने सिर उठाकर उसी तरफ देखा। उसके पहले वाले भोले चेहरे की जगह अब उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी चमक थी। अब तुम भी उनके साथ हो, है ना? ये हमारे गांव की परंपरा है और हमारा सौभाग्य भी। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। गर्व? इस गंदी हरकत पर? गांव की औरतों को नुकसान पहुंचाना और वो घिनौनी
चीजें खिलाना, इसे तुम सौभाग्य कहते हो। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। 3 दिन बाद मिड ऑटम फेस्टिवल है, या तो तुम इसे स्वीकार कर लो और हमारी तरह बन जाओ, या फिर क्या मुझे मार दोगे। रामू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। हमें नए शरीर भी चाहिए उसे पालने के लिए, अगर तुम मना करोगी तो तुम सबसे अच्छी बलि बनोगी। 2 दिन बाद मुझे एक ठंडे पत्थर के चबूतरे पर बांध दिया गया। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे, उनके चेहरों पर पागलपन भरा उत्साह था। मैंने अपने माँ बाप को देखा, रामू को देखा और बाकी सभी परिचित लोगों को। शांति दीदी एक तरफ खड़ी थी, उसके हाथ में एक तेज चाकू था। उसके जन्म के इस महत्वपूर्ण क्षण से पहले हम इस पापी के शरीर का इस्तेमाल करेंगे उसे पोषण देने के लिए। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैंने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन बेकार। जैसे ही शांति दीदी चाकू लेकर मेरे पास आई, मैंने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उसी क्षण बाहर अचानक तेज तूफान की आवाज गूंज उठी। पूरा कमरा हिलने लगा। क्या हुआ? मुसीबत हो गई, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? जिन लोगों ने मूंग खाया था वो आदमी आगे नहीं बोल पाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी दूर से एक डरावनी चीख सुनाई दी, जो इंसान और जानवर के बीच की आवाज लग रही थी। दर्द और पागलपन से भरी हुई। शांति दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नहीं हो सकता, अभी समय नहीं आया था। मैं सब कुछ जान चुकी थी। मैं कोने में सिमट कर बैठी थी। अचानक बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बेटी, ओ बेटी, तू कहाँ है? ये मेरी माँ की आवाज थी। मैं अनजाने में जवाब देने ही वाली थी, लेकिन बाहर का डरावना मंजर याद आते ही मैंने तुरंत अपने होंठ काट लिए और चुप रह गई। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। मैंने दरार से झांकर देखा, मेरी माँ लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था, चेहरा भयानक और विकृत हो चुका था। वो दरवाजे के पास आकर अचानक रुक गई, फिर धीरे से सिर घुमाया। उसकी लाल आंखें सीधे उसी जगह घूर रही थी जहाँ मैं छिपी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी चमक थी। बेटी, मुझे तेरी खुशबू आ रही है, बाहर आजा, माँ को तेरी जरूरत है, आजा मेरी अच्छी बच्ची। मैंने सांस रोक ली और वहीं जड़ बनकर खड़ी रही। कुछ देर बाद माँ मुड़ी और चली गई। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक मेरी बाह में तेज खुजली होने लगी। नीचे देखा तो मेरी त्वचा पर काली काली नसें उभर आई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत उठी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही गांव के बाहर पहुंची, पूरे गांव के चारों ओर एक अदृश्य दीवार थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक जोरदार बिजली का झटका पूरे शरीर में दौड़ गया। मैं दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। भागना चाहती है, इतना आसान नहीं है। जब मेरी आंख खुली, मैंने खुद को एक छोटे टूटे फूटे पत्थर के कमरे में पाया। तुम जाग गई। मैंने सिर घुमाया। एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। ये कहाँ हूँ मैं? एक ऐसी जगह जो अभी के लिए सुरक्षित है। तुम्हारा गांव पूरी तरह उसके कब्जे में जा चुका है। अभी मैं ही तुम्हें बचाकर लाया हूँ। मैंने अपनी बाह की तरफ देखा। वो काली नसें गायब हो चुकी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो। घबराओ मत, मैंने फिलहाल तुम्हारे अंदर के बीज को दबा दिया है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये मूनकेक और वो आखिर है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, वो एक ऐसी सतह है जिसका कोई पता नहीं कि वो कहां से आई। वो इंसानों की लालच और इच्छाओं से खुद को पोषित करता है। तुम्हारे गांव के मूनकेक बस उसका एक छोटा सा तरीका है। मैं काफी समय से अपनी पहचान छुपाकर इस मामले की जांच कर रहा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। इतना कहकर उसने दीवार पर बने कुछ चिन्हों को छुआ। पूरी दीवार हिलने लगी और उस पर एक विशाल चित्र उभर आया। मैंने देखा, आसमान से एक काला अस्तित्व उतर रहा था और हजारों इंसान उसके सामने घुटने टेक रहे थे। चित्र में दिख रहे इंसान धीरे धीरे भयानक रूप से बदलने लगे, अजीब अजीब राक्षसों में। ये सच है, वो हजारों सालों से मानव समाज में मौजूद है। तुम सोच भी नहीं सकती कितनी डरावनी चीज है वो अलग अलग तरीकों से इंसानों को भ्रष्ट करता है। तुम्हारे गांव के मूनकेक बस उसकी कई योजनाओं में से एक है। मुझे अचानक उन अमीर लोगों की याद आई जो मूनकेक खरीदने आते थे। मेरे मन में डर भर गया। जो लोग वो मूनकेक खा चुके हैं, उनका क्या होगा? वो उसके एजेंट बन जाएंगे। बाहर से वो इंसान जैसे ही दिखेंगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुके होंगे और फिर वो इस असर को फैलाते रहेंगे जब तक कि बूढ़ा आदमी चुप हो गया। लेकिन मैं समझ चुकी थी अंत कितना भयानक होने वाला है। तभी अचानक पूरी जगह हिलने लगी और एक ही आवाज गूंज उठी। नहीं, वो यहाँ तक पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर की तरफ ले गया। वहाँ एक छुपा हुआ दरवाजा था। जल्दी जाओ, मैं उसे रोका हूँ। मैं थोड़ी देर झिझकी, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का देकर अंदर भेज दिया। फिर वो मुड़कर उन भयानक राक्षसों का सामना करने लगा। मैंने देखा वो अपने हाथों से अजीब इशारे कर रहा था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक एक सुनहरी रोशनी की दीवार बनी, जिसने कुछ समय के लिए उन राक्षसों को रोक दिया। भागो और याद रखना, किसी पर भरोसा मत करना, खुद पर भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अंधेरे सुरंग में भागती चली गई। पीछे से डरावनी चीखें और गर्जने की आवाजें आ रही थी। पता नहीं कितनी देर भागने के बाद मैं सुरंग से बाहर निकली और एक अनजान जंगल में पहुंच गई। तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आई। सड़क में खुशी से पागल हो गई और उस तरफ भागने लगी। लेकिन जैसे ही मैं जंगल से बाहर निकलने वाली थी, अचानक किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा और चीखते चीखते रह गई। वो रामू था, लेकिन अब वो पूरी तरह एक भयानक राक्षस बन चुका था। मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी अचानक कार की हेडलाइट जली। तेज रोशनी से रामू दर्द में चीखने लगा और उसने मेरा पैर छोड़ दिया। मैंने मौका देकर खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से सड़क की तरफ भागी। मैंने हाथ हिलाकर गाड़ी रोकी। ड्राइवर से कांपती आवाज में मदद मांगी। मेरे दिल में सिर्फ डर था। वो राक्षस आखिर चाहता क्या है? मैं किस पर भरोसा करूं? और मेरा भविष्य अब कहां जाएगा? आखिरकार मैं एक छोटे से होटल के सामने रुकी। लड़खड़ाते हुए अंदर गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रिसेप्शन पर बैठी मालकिन सरला आंटी ने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब रहस्यमयी चमक उभर आई। अकेली हो? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मेरा गला इतना सूख गया था कि आवाज ही नहीं निकल रही थी। कमरा 201, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। मैं भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। कमरे में घुसे ही दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद कर दी और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां टूटकर बिखर गई। मैं जैसे ही सोने वाली थी, अचानक पेट में जोरदार दर्द उठा। मुझे साफ महसूस हुआ मेरे पेट के अंदर कुछ रेंग रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और जोर से उल्टी कर, लेकिन उल्टी में निकला क्या? काले छोटे कीड़ों का एक ढेर। उसी डरावने पल में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बेटी, सब ठीक है ना? नीचे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने डर को दबाकर जितना हो सके शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। शायद आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, वैसे क्या तुम थोड़ा खास चाय और नाश्ता लोगी? नींद अच्छी आएगी। मैं मना करने ही वाली थी कि मालकिन फिर बोली, ये हमारे शहर की खास चीज है, मूनकेक, गारंटी है तुम्हें गहरी नींद आएगी। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। दिल की धड़कन जैसे रुक गई। अगले ही दरवाजे पर जोर जोर से ठोकरें पड़ने लगी। खोलो दरवाजा। उसके आशीर्वाद को ठुकराओ मत। अब मालकिन की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, डरावनी, भयानक। तुम भाग नहीं सकती, तुम तो पहले ही हमारी एक बन चुकी हो। मैंने अपनी बाह की तरफ देखा। जो काली नसें पहले गायब हो गई थी, वो फिर से उभर आई थी। मुझे समझ आ गया मेरे पास समय बहुत कम है। दरवाजा टूटने ही वाला था। मैंने दांत भींचे और खिड़की की तरफ भागी और बिना सोचे नीचे कूद गई। जब मेरी आंख खुली, मैं एक सफेद कमरे में थी। चारों तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। उस आवाज ने मुझे तुरंत गांव के उस डरावने तहखाने की याद दिला दी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मैं एक ठंडी लोहे की टेबल पर बंधी हुई हूँ। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मैं जोर जोर से छटपटाने लगी। हिलो मत। मैंने सिर घुमाया। एक आदमी सफेद कोट में दरवाजे पर खड़ा था। वो अंदर आया। तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? मैंने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। डरो मत, मैं डॉक्टर ललित हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। हम तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहे थे। तुम अभी हमारी सीक्रेट बेस में हो। तुम लोग कौन हो? हम एक ऐसी संस्था है जो तुम्हारे गांव जैसे मामलों को संभालती है। मैंने अपनी बाह की तरफ देखा। वो अजीब काली रेखाएं और निशान गायब हो चुके थे। वो जो भी है, तुम लोग जानते हो वो क्या है? वो एक ऐसा राक्षस है जिसे कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया। सैकड़ों सालों से वो इंसानों की इच्छाओं से खुद को पोषित करता है। तुम्हारे गांव के मूनकेक बस
उसका एक तरीका है, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। हम जैसे कुछ लोग सालों से उससे लड़ रहे हैं और उसकी मौजूदगी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। क्यों मैं, क्यों मेरा गांव, ये हम भी नहीं जानते। शायद तुम्हारे गांव की जगह की वजह से या किसी पुराने रहस्य की वजह से हम अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन तुम खास, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर हमें तुमसे बहुत कुछ पूछना है। इतना कहकर वो चला गया। मैं अकेली रह गई उस मशीनों की आवाज से भरे कमरे में। मेरे मन में हजार सवाल थे और उतना ही डर, लेकिन मैं जानती थी अब मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने मुझ पर कई तरह के टेस्ट और प्रयोग किए। डॉक्टर ललित अक्सर मेरे पास आते, मुझसे उस गांव और उस चीज के बारे में पूछते, लेकिन मुझे साफ महसूस होता था उनकी दिलचस्पी सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जाग रही है, हमें उसे कंट्रोल करना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे समझ नहीं आता था वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी मेरे शरीर में बदलाव हो रहा है। कभी कभी मुझे आने वाली घटनाएं पहले से दिखने लगती थी। ये शक्तियां मुझे डराती भी थी और रोमांचित भी करती थी। एक रात तेज पेट दर्द से मेरी नींद खुली। मैं भागकर बाथरूम में गई, आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें अजीब बैंगनी पर्पल रंग की हो गई थी। मेरी त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था, रेंग रहा था। तभी पूरा बेस अलार्म की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग भाग रहे थे और डरावनी चीखें गूंज रही थी। लाल अलार्म लाइट्स लगातार चमक रही थी। मैं भागते भागते एग्जिट के पास पहुंची ही थी कि अचानक मोड़ पर मेरी टक्कर डॉक्टर ललित से हो गई। लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। वो आ गया है, अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। डर ने मेरे शरीर को जकड़ लिया, लेकिन जीने की चाह ने मुझे संभाले रखा। डॉक्टर ललित, आप होश में हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो बस पागलों की तरह हंसने लगे। हंसे हंसे वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, उन्हें जोर से धक्का दिया और पीछे मुड़े बिना पूरी ताकत से दौड़ पड़े। मेरे पीछे उसी पागलों जैसी हंसी और शरीर के बदलने की चरमराहट मेरी रूह तक कांपने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस पूरी ताकत से भागती रही। आखिरकार मैं उस बेस से बाहर निकल गई। पता नहीं कितनी देर भटकी रही। जब मैं पूरी तरह टूटने वाली थी, तभी दूर एक इंसानी आकृति दिखी। मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगी। मैं खुशी से पागल होकर उसी तरफ दौड़ी, लेकिन जितना मैं पास जाती गई उतना ही डर मेरे अंदर बढ़ता गया। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था और उसके पूरे शरीर से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। और फिर मैं टूट गई। वो मेरी माँ थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई, आंखों में आंसू भर आए। माँ माँ, मैंने कांपती आवाज में पुकारा। फिर मैंने देखा मेरे पिता रामू, जिसका शरीर पूरी तरह मुड़ तोड़ चुका था। शांति दीदी और बाकी सभी गांव वाले सब वहाँ खड़े थे। सबकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। अचानक उनके मुंह से धीमी खराश भरी आवाज निकली, हमसे जुड़ जाओ, हमारा हिस्सा बन जाओ, हमारे साथ आ जाओ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनका हर कदम जमीन को हिला रहा था। मैंने दांत भींचे और पूरी ताकत से भाग, लेकिन मैं चाहे जितनी दूर भागी वो हमेशा मेरे पीछे ही रहे। जब मैं पूरी तरह हारने वाली थी, अचानक जमीन हिलने लगी और अगले ही पल मैं एक विशाल अंधेरे गड्ढे में गिर गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी एक अजीब डरावनी आवाज गूंजी, स्वागत है मेरी बची। डर और दर्द के बीच मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितना समय बीता। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने ही घर के बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या ये सब एक बुरा सपना था? मैंने खिड़की के बाहर देखा। वही जाना पहचाना गांव, दूर पहाड़, धूप में चमके हुए गांव में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सब कुछ एकदम सामान्य था। अरे तू जाग गई? मेरी माँ अंदर आई, मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिमाग में उसका वो भयानक रूप घूम गया और मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्या ये सच में मेरी माँ है या वो सब सच था? क्या हुआ तुझे? मैंने धीरे से उसका चेहरा छुआ। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। शायद वो सब सच में एक सपना ही था। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी नजर अपनी बांह पर पड़ी। वहाँ एक नंबर लिखा हुआ था, वही नंबर जो डॉक्टर ललित ने मुझे लैब में दिया था। मेरी सांस अटक गई। मैंने डरकर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे सख्त होने लगी और वो बार बार एक ही बात दोहराने लगी, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? मैं घबराकर उसे धक्का देकर बाहर भागी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली मेरे कदम रुक गए। मेरे पिता आंगन में खड़े थे और सारे गांव वाले, बड़े बच्चे सब बाहर खड़े थे। सबकी गर्दन टेढ़ी थी और सब मुझे घूर रहे थे। क्या हुआ इसे? मेरे पिता ने पूछा, लेकिन ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हैं। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? अब गांव वाले भी बोलने लगे। सबकी आवाज एक जैसी थी। तभी मेरी माँ ने पीछे से मेरे कंधे पकड़ लिए। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। क्या हुआ तुझे? माँ मैं ठीक हूँ। मैंने जैसे तैसे ये शब्द कहे और उसी पर सारी आवाजें बंद हो गई। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पिता के चेहरे पर फिर से वही पुरानी शांत मुस्कान आ गई। गांव वाले ऐसे बिखर गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी अभी उठी है, भूख लगी होगी, मैं खाना बनाती हूँ। मेरी माँ सामान्य आवाज में मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली गई। और फिर वही बात, अगले महीने शरद पूर्णिमा है, अब तुम शादीशुदा हो गई हो, तुम्हें मून के कारखाने में काम करना होगा। मैं समझ